आज हम क्लास निक्षेप के अनुबंध यानी बेलमेंट के बारे में जानेंगे। बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट जो होता है यानी जिसे हम निक्षेप कहते हैं, इसके अंतर्गत यदि कोई एक व्यक्ति अपने माल की सुपुर्दगी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए करता है, जो उस अनुबंध के अंतर्गत है, वह इस बात पर उन दोनों के बीच या मध्य ये सहमति होती है कि उद्देश्य पूरा हो जाने पर जिस व्यक्ति को माल सुपुर्द किया गया है वो आदेशानुसार उस माल की सुपुर्दगी वापस करके उसके वास्तविक स्वामी को लौटा देगा, या वास्तविक स्वामी के अनुसार उसको डिस्पोज कर देगा उसके आदेशानुसार। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके की व्यवस्था करेगा कि वो उसे बेच भी सकता है या जो भी उसमें वो माल का चाहे कुछ करे। मतलब इन सिंपल सेंस अगर आप देखना चाहेंगे तो ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने माल को दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द कर रहा है किसी उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य पूरा हो जाने पर वो उस व्यक्ति से माल को वापस मांगने का अधिकार रखता है। द बेलमेंट इज ए डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर for a specific purpose which shall mention on the contract, and thereby once the contract is over, the person to whom goods is delivered is bound to return the ownership of such goods to the owner of that person, or either he may dispose of that goods if such type of conditions or circumstances has been mentioned or underlined under the contract। अगर मैं सिंपल सेंस में आपसे बात करना चाहूँगा तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्टीज़ हैं, एक है निक्षेपी, एक दूसरा है निक्षेप ग्रहीता यानी बेली और बेलर। तो अगर नॉर्मल देखना चाहेंगे, जो निक्षेपी हो गया बेलर। बेलर कौन होता है? जो माल की सुपुर्दगी कर रहा है, द पर्सन who delivers the goods to another person। और अगला होता है आपका निक्षेप ग्रहीता। निक्षेप ग्रहीता का मतलब क्या हो गया? बेली, यानी वो व्यक्ति जिसे माल सुपुर्द किया गया है, the person to whom goods are delivered। तो अब इसके अंदर एक बात आती है आपके पास कि इसके कौन कौन सी फीचर्स हैं, लक्षण हैं जो यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे आती है, जो इसका पहला लक्षण है वो क्या है? सहमति। मतलब कौन कौन सी फीचर्स हैं जो बेलमेंट को सिद्ध करते हैं। पहली चीज़ क्या होगी आपकी? सहमति यानी एग्रीमेंट। तो ये भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ही है जहाँ पे दो पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करेगा, तो एक तरीके से सहमति है ये। ओके, मेन थिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज़ है माल की सुपुर्दगी यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो माल की सुपुर्दगी है, यहाँ पे ये बताया गया है कि मेन थिंग, the person who is transferring goods to another person, he does not transfer the ownership of goods, he transfer only mere possession of the goods। यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो पूरा का पूरा अपना मालिकाना हक उसको नहीं दे रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए अपने उस दूसरे व्यक्ति को माल रखने के लिए अनुमति दे रहा है। इसका सीधा जीता जाता एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी घड़ी किसी रिपेयर सेंटर में दी, अपना मोबाइल किसी रिपेयर सेंटर में दिया, तो आपने अपना मोबाइल जो है वहाँ पे डिलीवर किया, तो आपने अपना मोबाइल दिया नहीं है, आपने ठीक होने के लिए वहाँ पे दिया है। उसी तरीके से जैसे आप चाहते हैं कि सपोज़ करो आप अपनी शर्ट्स पैंट ट्राउज़र्स को चाहते हैं टेलर्ड हो जाए, तो आप टेलर के पास जाते हैं, उसके पास कहते हैं कि इसको थोड़ा प्रून कर दीजिए, इसे थोड़ा ट्रिम कर दीजिए। तो आपने अपने माल की सुपुर्दगी उस व्यक्ति के पास करी है, लेकिन जब आप उसको ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, जब वो उसका पूरा रंग रूप बदल देगा, तो वो वापस आपको माल सुपुर्द कर देगा, यानी असली ओनरशिप आपके पास ही है। तो बेलमेंट का जो मेन पर्पज़ आपको देखने को मिलेगा, ये अधिकतर आपको जहाँ पे रिपेयर्स वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, पेंट वगैरह, रिनोवेशन वगैरह या टेलर नीड्स वगैरह हो गई, वहाँ देखने को मिलेगी। अगली चीज़ है कि जो माल की सुपुर्दगी है वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होती है। देखो एक्चुअल तो वो हो गई कि एक्चुअल में आप गुड्स ट्रांसफ़र करने की आपने दे दिया है कि आपने टेलर के पास गए और आपको अपनी पैंट जो है ट्रिम करानी है, तो वो एक्चुअल पोजेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया। कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक तरीका क्या होता है, इसे थोड़ा सा ये कानूनी चीज़ है, पेंच है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बिजनेसमैन है, सपोज़ करो उसके गोदाम में बहुत माल रखा हुआ है, या जैसे सपोज़ करो कोई खनन का काम करता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, स्टॉक रखा हुआ है।
तो वो स्टॉक सेलेबल है, बाहर मार्केट में बेचा जाएगा। लेकिन उससे पूर्व अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी छापा मार देती है और उसके माल को जब्त कर लेती है, तो अल्टीमेटली जो खनन का काम कर रहा है वो व्यक्ति अपनी चाबी किसको सुपुर्द करेगा? उस व्यक्ति को, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली किसके पास आ गई है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। यानी अब गुड्स उसके पास हैं, अब चाहे वो उस गुड्स को बेच भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये तरीके से रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया। सिंपल सेंस दूसरा भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई गोडाउन में माल रखा हुआ है, जो भी चीज़ें, और जो गोडाउन का मालिक है अपने माल को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, तो उसके माल को वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जब्त कर लेती है। तो जो ओनर है उस दौरान, जो ओनर हो गया बेसिकली वो कौन हो गया? एक तरीके से आपका बेलर, क्योंकि वही गुड्स डिलीवर करेगा, वही सेल करेगा। लेकिन अब ऑटोमेटिकली इस साल का सारा माल जो है किसके पास आ गया है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आ गया है। तो अब बेलर जो है कौन बन जाएगा? नया जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो बेलर बन जाएगी। यानी माल बेसिकली उस गोडाउन के मालिक का है, लेकिन उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपने पास रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिवली रचनात्मक तरीके से उसका ऑनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई? जो वो अथॉरिटी है। तो ये तो आप थोड़ा भी बाद में पढ़ेंगे, उससे थोड़ा डेप्थ में भी आप जाके देख सकते हैं इसके बारे में। अगली चीज़ पढ़ेंगे हम डेफिनेट पर्पस। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उद्देश्य पूर्ण हो गया तो माल को वापस सुपुर्द कर दिया जाता है जो उसका मालिक है। चौथी चीज़ है सुपुर्द माल को वापस पाना, रिटर्न ऑफ गुड्स। तो ये भी एक चीज़ यहाँ बताई गई है कि जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, जब आपने अपने सपोज करो आपने अपनी पैंट जो ट्रिम करने के लिए दी थी उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, वो सिल गई है, ट्रिम हो गई है, नया फॉर्म उसका आ गया है, तो टेलर जो है वो पेंट जो है आपको क्या करेगा? ट्रॉथो जो है सुपुर्द करेगा। तो रिटर्न ऑफ गुड्स, आइदर रिटर्न ऑफ द गुड्स और आइदर डिस्पोज्ड ऑफ। कभी कभी ये भी हो सकता है, ये कह सकते हो कि आपने कोट ठीक करने के लिए दिया हुआ है, आप उसे कहते हो भाई साहब इसे ठीक करके आप एक काम करो, इसे अपना आप कहीं बेचना हो तो बेच दो, तो वो डिस्पोज ऑफ गुड्स भी हो जाता है, वो उसके अनुसार है जो मालिक चाहता है। फिर है स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट मेंशन हियर, टाइटल ऑफ ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। खाली माल की सुपुर्दगी होती है, उसके मालिकाना हक की नहीं होती है। और उद्देश्य पूरा हुआ तो वो अपने आप ही जो क्या कहते हैं आपको नीचे रहता है, जिसे आपने गुड्स दिए हैं बेली, वो ऑटोमेटिकली माल आपको वापस लौटा देगा उद्देश्य पूरा होने पे। अगली चीज़ है चल संपत्ति। पहली बात, दूसरी चीज़ क्या है? चल संपत्ति होनी चाहिए। अचल संपत्तियों पे ये नहीं होती है, जो चीज़ मॉर्गेज वगैरह हो इस तरह की चीज़ों उस पर नहीं होती। चल संपत्ति पे ये लागू होता है, जो एक तरीके से मूवेबल है। फिर लास्ट जो है माल के स्वरूप में परिवर्तन। तो माल के स्वरूप में परिवर्तन तो ऑब्वियस यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपको रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन की। जैसे आपने माल दिया हुआ है तो वो उसमें चेंज कर सकता है, आपने अपनी घड़ी दी, आपने मोबाइल दिया तो उसमें चेंज कर सकता है वो, मदरबोर्ड मोबाइल में दूसरा पड़ गया हो, या आपने कोट ट्राउज़र ठीक होने के लिए दिया हो, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो शेयर्स वगैरह में भी क्या होता है? चेंजेस मेंशन है। एक इसका ऑब्जेक्टिव और होता है आपकी, वो चीज़ क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पष्ट होनी चाहिए और इम्प्लाइड होनी चाहिए। इम्प्लाइड यानी कि गर्भित। गर्भित का मतलब क्या होता है? किन सर्कमस्टांसेस में किया गया है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में आपको शादी आ रही होती है, आपको एकदम से क्या होता है, तीज त्योहार आ रहे होते हैं, आपको एकदम से आपने जो कपड़े सिलने के लिए दिए वो वापस चाहिए होते हैं, तो ये आप दोनों के ऊपर अपने अंडरस्टैंडिंग में मेंशन है कितनी जल्दी वो आपको माल सपोर्ट करके सिल के जल्दी पूरा देगा। तो किस सर्कमस्टांसेस में किया गया ये भी इस बात पर निर्भर करता है। ये भी एक अनुबंध का एक तरीके से पार्टी है। थैंक यू।